प्रवक्ता बोल पाएंगे उतने बोल पाएंगे। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूं आपसे, आसन की व्यवस्था है, आसन के कहने के बाद आप विराजें। मैं आपको 2-3 मिनट पहले आपको मैं आगाह कर देता हूं कि आपका समय समाप्त हो रहा है, कृपया सहयोग करें। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस सदन में बजट पेश किया था, उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा था और पानी पी पी के एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी घोषणाएं वो कर रहे थे। मुझे गाना भी याद आ गया उनकी घोषणाओं को सुनकर, आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। सत्ता पक्ष के सारे सदस्य उनकी घोषणाओं के लेकर झूम रहे थे और बाकी सत्ता सदन के बाहर जो आपने गली गली में दारू की दुकानें खोली ना, वहां की पब्लिक पी पी के झूम रही है, तो पूरा प्रदेश झूम रहा है। और जिस दिन बजट रिप्लाई दिया ना, तो मूड बिल्कुल उनका बदल गया था। पानी पी पी के हमको कोस रहे थे उस दिन वो, व्यंग्य इतने चलाए हमारे ऊपर। और कारण भी था कि जब हमने बजट की पोल खोली तो उससे थोड़ा वो नाराज हो गए और पानी पी पी के जितना कोसा वो सारा का सारा रिकॉर्ड में है। और आज फिर उनका भाषण होगा, नई घोषणाएं भी वो करेंगे। भगवान जाने आज उनका मूड कैसे होगा। और आज सदन की बैठक जब समाप्त होगी ना, तो ये सदन जितनी राशि की मांग सरकार ने की है उतनी राशि की स्वीकृति दे देगा और साथ में उसको खर्च करने का अधिकार भी सरकार को दे देगा। पर माननीय सभापति महोदय, जो हालात है ना प्रदेश के आर्थिक हालात, जो घोषणाएं हुई है उनको पूरी करने की जिम्मेवारी भी सरकार के कंधे पर होगी। और माननीय सभापति महोदय, ये वित्तीय कुप्रबंधन है ना, कुप्रबंधन, ये उन घोषणाओं को पूरी करने में कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी करेगा। चालू वित्त वर्ष में आपका राजकोष से घाटा जीएसडीपी का 6% तक पहुंच गया, जबकि लिमिट थी आप 3% से ज़्यादा क्रॉस कर नहीं सकते। और चालू वित्त वर्ष में आपकी चाहे टैक्स रेवेन्यू हो और चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, आपके अनुमान से भी काफ़ी कम आई वो। हालांकि अगला वर्ष अच्छी संभावना वाला वर्ष है और उसका कारण भी है कि केंद्र सरकार ने एफआरबीएम एक्ट में जो नया प्रावधान किया है, आपको जीएसडीपी का 1% एक्स्ट्रा, पहले 3% था, अब 4% तक खुले बाजार से ऋण लेने की छूट मिल जाएगी। और साथ में केंद्र सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से जो जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है ना, पिछले 5 माह का आपने कलेक्शन देखा होगा, रिकॉर्ड कलेक्शन जीएसटी का आया है। जीएसटी का ज्यादा पैसा आएगा तो राज्य सरकार को भी निश्चित रूप से एक अच्छी राशि मिलेगी। जिस जीएसटी को लेकर आप बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग में बहुत ज्यादा विरोध था, व्यापारी वर्ग नाराज भी हुआ, आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए। और उस समय आपको लगा कि ये जो व्यापारी वर्ग है बीजेपी का वर्षों से पक्का समर्थक है और अब ये बीजेपी से अलग हो रहा है, तो हो सकता है हमारे साथ जुड़ जाए। सूरत का मार्केट 6 महीने बंद भी रहा, 3 बार वहां लाठी चार्ज हुआ जीएसटी के विरोध को लेकर। पर अभी सूरत में नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसके परिणाम पता है आपको? सूरत में कांग्रेस साफ, एक भी सीट नहीं आई। आप तो बिल्कुल साफ, और आपकी 5 सीटें जरूर आई। आप पार्टी की, आपकी नहीं। ये कोई भी सरकार अगर ईमानदारी से कोई नया टैक्स सिस्टम लागू करते ना,
तो जनता कभी उसके खिलाफ नहीं जाती, और सूरत उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और माननीय सभापति महोदय, सूरत के पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को जो आईना जनता ने दिखाया ना, तो आपको सबक सीखने की आवश्यकता है कि मात्र बातें करने से कुछ नहीं होगा। अरे कितनी बुराई कर लो नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की, देश की अधिकांश जनता आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ है। और जिस किसान बिल की बात करें ना, तो पंचायत चुनाव में भी, सूरत के पंचायत चुनाव भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, वहां के किसानों ने भी बीजेपी का साथ दिया। और माननीय सभापति महोदय, ये जो रेवेन्यू कम आई ना, राजस्थान सरकार की अपनी खुद की रेवेन्यू इस काल में बहुत कम हुई। और कारण क्या बताया कि कोरोना की वजह से प्रदेश के उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए, और उसकी वजह से हमारी आय कम हुई, हमारा रेवेन्यू कम हो गया। मतलब आप खुद मानते हो कि जो उद्योग धंधे हैं वो आपकी रेवेन्यू का प्रमुख आधार, या आपका मानना है, आपने खुद अपने बजट भाषण में लिखा है। और माननीय सभापति महोदय, हमारा क्या रवैया उद्योगों के प्रति, हमारी उदासीनता देखें आप, हमारी लापरवाही देखें, हमारी अनदेखी देखें कि हमने जो डीएमआईसी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती थी, उसमें भी हमने काफी विलंब किया। माननीय सभापति महोदय, ये डीएमआईसी का 40% हिस्सा है ना, वो राजस्थान से होकर गुजर रहा है, और पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। पर हमारी सरकार नाकाम रही, हमारे अफसरों ने काम नहीं किया, और उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ा। 567 किलोमीटर ये डीएमआईसी हमारे स्टेट से गुजरेगा, जो दूसरे स्टेट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और हमको यहाँ 5 बड़े औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनाने थे। पाली, जोधपुर, अभी तक हमने मात्र वहाँ का मास्टर प्लान बनाया। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, 42 गांव में भूमि ऑप्ति की कार्रवाई करनी थी हमको। इतने समय बाद हम मात्र 5 गांव में भूमि ऑप्ति की कार्रवाई कर पा रहे हैं। अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा और राजसमंद, भीलवाड़ा, या भी हमको नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करनी थी, पर यहां भी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। माननीय सभापति महोदय, हालत क्या हुई, एक शर्मनाक स्थिति बन गई राजस्थान की, और हालत इतने बदतर हो गए कि केंद्र सरकार ने हमारी उदासीनता को देखकर दिसंबर 2020 में हमको डीएमआईसी से बाहर करने के लिए निर्णय कर लिया। कैसी स्थिति होगी हमारे प्रदेश की। हमारे अफसर भगे दिल्ली, वहां जाके गिड़गिड़ाए कि हमको एक मौका और दो, हम काम करेंगे, और काम में तेजी लाने का वादा किया ना, तो वापस कहीं जाके केंद्र माना और आपको वापस मौका दिया। और माननीय सभापति महोदय, आप हालत देखेंगे ना, तो हम केंद्र के कितने बड़े फंड से वंचित रह गए। माननीय सभापति महोदय, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट भाषण में घोषणा की, पैरा 95 और 96 में इसी डीएमआईसी के लिए कि भिवाड़ी में 1000 करोड़ रुपया और जोधपुर, पाली 750 करोड़ के विकास कार्य की घोषणा। और कहा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में, ये प्रोजेक्ट राजस्थान औद्योगिक परिवेश में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो ये पत्थर 2 साल तक कहां पड़ा रह गया आपके पास। 2 साल पहले आपने ये पत्थर क्यों नहीं लगाया, और 2 साल पहले आप ये पत्थर लगा देते ना, तो ये बाहर निकलने वाली बात थी ना, वो नहीं होती। और जो दूसरे स्टेट है ना, उनका भी सुन लो आप कि उनकी प्रोग्रेस किया। गुजरात ने केंद्र से 1745 करोड़ रुपए ले लिए अब तक, महाराष्ट्र ने 1752 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 617 करोड़ रुपए, हरियाणा 192 करोड़ रुपए ले चुका, और मध्य प्रदेश 56 करोड़ रुपए, और हम आकर शून्य पर अटके हुए हैं, अभी भी शून्य पर। माननीय सभापति महोदय, यदि हम सही समय पर काम करते ना, तो अब तक हमको
2100 करोड़ की राशि केंद्र से इन औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मिल जाती, पर हमारी नाकामी, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल भी देखा है। सदन में बार बार बात चलती थी, कल्ला साहब भी उसमें थे, मुख्यमंत्री नंबर 1, यह उसमें हर जगह चर्चा का विषय था, आप भी उसमें थे, मुख्यमंत्री नंबर 1। जब मुख्यमंत्री नंबर 1 है तो हम इस डीएमआईसी में शून्य पर आकर क्यों अटक गए? मेरा आग्रह रहेगा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप है ना शुरुआत कर दोगे ना तो आने वाले कल में बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। और कारण भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली आना जाना बहुत ज्यादा हो गया आजकल। प्रदेश कम देख रहे हैं, पार्टी ज्यादा दिख रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, कुछ भी कर लेना माननीय मुख्यमंत्री जी, देश में गर्त में जारी कांग्रेस को बचा नहीं सकते, ये बात तय है। जहां जहां के चुनाव परिणाम आप देखोगे ना, कितने भी प्रयास कर लो, बचा नहीं सकते। पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर राजस्थान में समय देंगे ना तो शायद राजस्थान का काफी कुछ भला हो सकता है। और माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ और मैटर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कई मामलों में बहुत रहमदिल भी है, दयालु भी है, काम करने की इच्छा भी है। उनकी अपनी मजबूरी के पार्टी को बचाने के लिए उनको दिल्ली समय देना पड़ता है, पर अब राजस्थान के लिए समय देना पड़ेगा उनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, ये डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर आएगा ना, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हजारों लोगों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा, अरबों का इसमें निवेश होगा और हमारा भी राजस्व बढ़ेगा। इसलिए इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अब तक जो हम पीछे रह गए, हम नया प्रयास करके और गति देकर वो पुराना बैकलॉग खत्म कर दें। अब हमारी क्या हालत हो गई, हम आय बढ़ाने के लिए मात्र शराब की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खोल दो, इसका निर्णय लेते हैं। इस शराब ने पहले ही हमारे को बहुत बर्बाद किया है। जिस शराब माफिया को माननीय वसुंधरा जी ने राजस्थान से खत्म कर दिया, आपकी ये नई आबकारी नीति है ना, इन माफियाओं को वापस राजस्थान में पनपाने का काम करेगी। मेरा आग्रह रहेगा कि मेहरबानी करके पूरे प्रदेश को मैखाना मत बनाओ और जो वाकई में औद्योगिक विकास के जरिए आय हो सकती है उसको बढ़ाने में अपनी ओर से काम करो। और मैं तो इतना कह दूंगा, विकास भले कम हो जाए कोई गम नहीं, पर शराब नीति से होने वाला विनाश है ना, उससे हमको बचना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो गांधी जी की प्रतिमूर्ति लगते हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जी यदि शराब की दुकानों को बढ़ावा देंगे, ऐसी शराब नीति लाएंगे ना, तो राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रयास करें उद्योग धंधे कैसे बढ़े, और राजस्थान में बहुत प्रबल संभावना भी है औद्योगिक निवेश की। बस सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सरकार जो कहे वो काम कर दें तो निवेश की राजस्थान में कोई कमी नहीं। सरकार की नीति और नीयत साफ होंगे तो भी काम हो जाएगा। पर आप हालात देखें, ये हमारा रिप्स में हमने क्या किया, कई सारे प्रावधान किए निवेशकर्ताओं के लिए कि हम आपको ये लाभ देंगे और आप आकर राजस्थान में इंडस्ट्री लगाओ। वो आपकी बातों में आ गए, निवेश भी कर दिया, पर जहां सरकार की ओर से जो लाभ मिलना चाहिए था वहां कहीं न कहीं हमारी ढिलाई है कि लाभ देने में हम काफी देरी कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के मैटर हो, एक नहीं अनेकों प्रकरण ऐसे होंगे जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का पैसा मिल जाए। और चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी के भी प्रकरण है ना, तो वो भी लंबे समय से बाकी। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि जब सरकार खुद मान रही है कि रिप्स 2019 के बाद में एक साल के दौरान 69,000 करोड़ का निवेश राजस्थान में हुआ, ये सरकार मान रही है आपके पैरा नंबर 271 में, और 69,750 लोगों को रोजगार मिला। जब रिप्स से आपका इतना निवेश बढ़ा है और इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो कुछ न कुछ लाभ उन निवेशकर्ताओं को दे दो जिसकी घोषणा सरकार द्वारा की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है।
और माननीय सभापति महोदय, विभाग के हालत आप देखेंगे ना, जिसका जिक्र मैं पहले भी 2 बार कर चुका हूं कि रिप्स की 2019 की नई पॉलिसी आ गई। अभी तक रिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट में रिप्स 2014 ही चल रहा है, उसमें भी चेंज करने की आपको फुर्सत नहीं मिली। और राजस्थान टैक्स बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जिसमें क्वार्टरली सब्सिडी तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, उसमें भी अभी तक ई रिप्स 2014 अंकित है। मतलब 2 साल हो गए पॉलिसी आए हुए, हम वेबसाइट को भी दुरुस्त नहीं कर सके, करेक्ट नहीं कर सके, और जिसकी जानकारी मैंने 3 बार दे दी। अब आपकी ये वेबसाइट करेक्ट नहीं है तो इन्वेस्टर कैसे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, और अपलोड नहीं करेगा तो उसको राशि कैसे मिलेगी, और जब ऑफलाइन करता है तो ऑफलाइन वाले प्रकरणों में आप कंसिडर नहीं करते। तो दोनों तरह से आपने इन्वेस्टर को है ना कहीं ना कहीं परेशानी में डाल दिया है। और माननीय सभापति महोदय, रिस्क में भी बहुत संभावना, तो एमएसएमई में भी प्रबल संभावना हमारे प्रदेश में, कोई कम संभावना नहीं है प्रदेश में। और मैंने पिछली बार भी माननीय राहुल गांधी जी का पांडिचेरी का एक भाषण का जिक्र किया था, और उस भाषण में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने हैं तो हमें लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अब राहुल गांधी जी की बात भी उनकी अपनी सरकार के मंत्रीगण नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? स्टेट तो आपके पास 2 बचे, पंजाब का मुख्यमंत्री मानता नहीं, तो कम से कम राहुल गांधी जी जो बात कह रहे ना कि लघु और उद्योगों को बढ़ावा, तो मेहरबानी करके लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए जो आपने घोषणा करके, नई घोषणा आप एक भी मत करो, पर जो आपकी अपनी घोषणा है, जो आपके अपने वादे, उनके आदेश जारी करवा दो। और राजस्थान में कितनी संभावना है, यहां जमीन की कमी नहीं, जमीन हमारे पास पर्याप्त, पावर सरप्लस की स्थिति में भी हम, मैन पावर भी अन्य राज्यों की तुलना में हमारा ज्यादा, उद्यम क्षमता भी हमारे उद्यमी में बहुत ज्यादा, फिर भी हम अन्य राज्यों से पिछड़े हुए क्यों? और उसका एकमात्र कारण है कि हमारी उदासीनता, चाहे हमारे अधिकारी हो, वो शायद इंडस्ट्री के बारे में कभी कोई पॉजिटिव सोच रखते ही नहीं। और माननीय सभापति महोदय, जिस केंद्रीय मंत्री की बार बार आलोचना हो रही थी, और उन्होंने तो कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज समाज के हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए दिया था। और माननीय सभापति महोदय, उसी केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रदेश की जो औद्योगिक व्यवस्था ना, उसको इंप्रूव करने के लिए एमएसएमई सेक्टर में 3,54,00,000 करोड़ का प्रावधान किया था। अब राशि हम करें नहीं, उसका लाभ हम ले नहीं, और लाभ लेंगे नहीं तो राशि मिलेगी कहां से? 3,54,000 करोड़ भारत सरकार देने को तैयार थी लघु और सूक्ष्म उद्योग को नई जान देने के लिए, पर हम उसमें नाकाम रहे। और माननीय सभापति महोदय, हमारी बेरुखी देख लेना आप, ये पाली, जोधपुर, बालोतरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का अपना जिला और उसके पड़ोसी जिले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता भी है कि बहुत बड़ा हब है टेक्सटाइल का, वहां पे बहुत प्रबल संभावना है टेक्सटाइल की, और माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद भी बहुत करते वो, और मुख्यमंत्री जी के सारे लोग भगत भी हैं। वहां अभी जितनी इकाइयां लगी हुई है ना, उससे भी कई ज्यादा इकाई लगने की संभावना अभी भी बरकरार है। अनेक उद्यमी तो मजबूरी में सरकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण गुजरात चले गए, पर अब भी अगर सरकार मदद कर लेना तो यहां उद्यम लगाने को तैयार है। एक समस्या थी प्रदूषण की, दूसरी समस्या थी पानी की। ये दोनों कारण थे कि सरकार को मदद से रोकते थे। पर माननीय सभापति महोदय, अब ऐसी तकनीक आ गई इस प्रदूषित पानी को उपचारित करने के लिए कि प्रदूषण भी खत्म हो सकता है और पानी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ये जो एमवीआर तकनीक आई ना, पूरा का पूरा पानी साफ, जिस क्वालिटी का पानी लेते हैं, प्रोसेस होने के बाद में जो प्रदूषित पानी निकलता है और उसके बाद में जो ट्रीट होता है ना, तो जैसा पानी लिया उससे बेहतर पानी की क्वालिटी उस ट्रीटेड पानी की होती है। इतनी अच्छी तकनीक एमवीआर के रूप में आ गई तो प्रदूषण भी नहीं होगा। और माननीय सभापति महोदय, मात्र 5% पानी की खपत होगी, 95% पानी वापस रीयूज आ जाएगा। जब 95% पानी रीयूज आ जाएगा और प्रदूषण नहीं होगा, और ये 5% पानी जो यूज आ रहा है ना,
उसकी भरपाई भी सिटी सीवरेज का जो पानी है उसको ट्रीट करके हम कर सकते हैं, तो पानी का दोहन बिल्कुल रुक जाएगा। पर इस तकनीक के ईटीपी को लगाने में लंबी राशि लगती है। एक ईटीपी लगता है 4-5 करोड़ का खर्चा आता है। हर उद्यमी के लिए वो मुश्किल काम है, इतना पैसा एक साथ वो जुटा नहीं सकता। तो बात की मांग की, और उनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही मानते हुए उद्योगों को सहारा देने के लिए 2020 को जोधपुर के उद्योग मेले में घोषणा भी की कि जो पहले एमएसएमई स्कीम में लागत का 50%, लेकिन अधिकतम 25 लाख, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ कर दिए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बहुत बड़ा काम उन्होंने इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसको पनपाने के लिए किया। पर साथ में एक काम दूसरा और कर दिया, जो पहले लागत का 50% था उसका लागत का 20% कर दिया उन्होंने। मतलब ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरा आग्रह रहेगा, आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में ये घोषणा है कि हम अधिकतम 2 करोड़ देंगे, तो लागत का 50% और अधिकतम 2 करोड़। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि हमने लागत का 50% और अधिकतम 2 करोड़ दिया तो अधिकांश उद्यमी अपना ईटीपी लगाकर इस प्रदूषण की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर देंगे। हमारे किसान भी सुखी, हमारे उद्यमी सुखी, और रोजगार के एक नहीं लाखों अवसर इन 3 जिलों में हो सकते हैं। लाखों, 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर इन 3 जिलों में मिल जाएंगे। और माननीय सभापति महोदय, हालत क्या हो गई, सरकार मदद नहीं कर रही, चोरी छुपे काम हो रहा, पकड़े जाते तो लंबी पेनल्टी लगती है, एनजीटी की डांट खानी पड़ती है, और कई बार सरकार के अधिकारी को भी एनजीटी में शर्मिंदा होना पड़ता है, वहां उनको काफी बुरा भला कहा जाता है। और लाखों करोड़ों का जुर्माना सरकार ने भी भरा और उद्यमी भी भरा। ये जो लाखों करोड़ों का जुर्माना बेवजह जा रहा है ना, उस जुर्माने का यदि इस प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट में काम ले लेंगे ना, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने कई स्थानों पर एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि, वहां भी इंडस्ट्रियल कन्वर्जन करने की छूट दे दी ईटीपी के शर्त के साथ में, क्योंकि ईटीपी लग जाएगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। पर पाली में ये छूट नहीं है। पाली में कोई भी उद्यमी अगर अपनी लैंड का कन्वर्जन करा के ईटीपी लगाकर इंडस्ट्री लगाना चाहे, अगर उनको छूट दे देंगे ना, तो उद्योग धंधे तेजी से पनप जाएंगे। और माननीय सभापति महोदय, पाली में एक नया इंडस्ट्री एरिया भी है, नया गांव। सरकार चाहती है वहां, रिको चाहती है वहां भूखंड बिक जाए, पर वहां ज्यादा भूखंड बिक नहीं रहे, क्योंकि एक शर्त लगी है कि वहां रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री लग नहीं सकती। और ये जो टेक्सटाइल है ना, वो रेड कैटेगरी में आता है। जब ईटीपी लगाकर वो इंडस्ट्री लगाए, जब आप एग्रीकल्चर में छूट दे रहे हो, तो ये तो आपका अपना इंडस्ट्री एरिया है। वह अगर कोई ईटीपी लगाकर रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री लगा दे, तो उसकी छूट का आग्रह भी मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से रहेगा, ताकि आपका ये जो इलाका है ना, आसानी से सेल भी हो जाएगा और यहाँ बहुत कम समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में भी घोषणा की थी, 2 मिनट में समाप्त करें। हाँ, 2 मिनट में, इस बजट में भी घोषणा की है, 5 मिनट में, 2 मिनट में समाप्त करें, कि जीएसटी लागू होने के बाद में सेल टैक्स, वेट, एंटी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स की मांग के जो डिस्प्यूटेड केस है और अन्य अनेक प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है, उनको राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम 2021, ये 2019 में भी की थी, लागू हुई नहीं, पर 2021 में उन्होंने जिस दिन घोषणा की उस दिन आदेश जारी हो गए। तो मेरा आग्रह रहेगा 2019 से लेकर 2021 के बीच आपके जो कर विभाग के अधिकारी है ना, उन्होंने कईयों से ये जो डिस्प्यूटेड केस है ना, उनकी राशि ये कहकर जबरन वसूल कर ली कि अगर आप ये राशि जमा नहीं कराओगे तो हम आपको जीएसटी का रिफंड नहीं देंगे। जबकि जीएसटी एक्ट और वेट एक्ट अलग है, फिर भी दादागिरी से ले ली। और माननीय सभापति महोदय, इन 2 साल की अवधि में जो आपके अधिकारियों ने जबरन वसूली की ना, मेरा आग्रह रहेगा, यह आपकी अपनी घोषणा है,
अपनी घोषणा के अनुसार आप इन 2 सालों में जो प्रकरण जबरन वसूले गए उनको अपील का मौका देकर उनको वाकई में उतनी राशि लो जो वाकई में बनती है। आपने छूट कितनी दे दी? हम ब्याज नहीं लेंगे, पेनल्टी नहीं लेंगे, यहाँ तक की छूट दे दी आपने कि हम टैक्स में भी कमी कर देंगे। जब ये छूट दी है आपने तो उसका लाभ भी उनको मिल जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। और माननीय सभापति महोदय, कई सारे ऐसे प्रकरण हैं वेट रिफंड के पुराने हैं, निर्णय नहीं कर रहे हैं, लोगों की राशि भरी हुई है, लाखों की राशि जमा है, करोड़ों की राशि जमा है। जिन प्रकरणों में सरकार ने ज्यादा वेट वसूल कर दिया उन प्रकरणों का निर्णय कराकर जो रिफंड बनता है उस रिफंड की राशि मेहरबानी करके उन फर्मों को दिलवा दें ताकि सरकार के प्रति उनका विश्वास बना रहे। वरना रिफंड बना हुआ और सरकार देने को तैयार नहीं तो ऐसे में व्यापारी के मन में हमेशा सरकार के प्रति शंका रहती है और नई इंडस्ट्री लगाने में, नई इकाई लगाने में हमेशा वो कहीं ना कहीं कतराता है। और माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहूंगा मेरी, हमारे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, लास्ट एक अंतिम बात है, 1 मिनट की बात है, ऐसे अनेकों परिवार हैं माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट, जो खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता के दायरे में आते हैं लेकिन केंद्र सरकार की द्वारा दी गई लिमिट खत्म हो जाने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना में केंद्र की सूची के साथ साथ खाद्य सुरक्षा योजना की सूची वाले परिवारों को भी जोड़ा और उनको लाभान्वित किया, तो राज्य मदद से आज बजट पास करेंगे ना, तो राज्य मदद से कम ऐसे परिवार जो पात्र है उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़कर उनको निःशुल्क गेहूं और इलाज का सहयोग दे दें। ये मेरा आग्रह है। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। रफीक खान। सभापति महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बजट सेशन के बाद से डिफरेंट इश्यूज पे और अलग अलग समय अलग अलग चर्चा करी गई। पूरे देश का बजट केंद्रीय सरकार ने दिया और उसके बाद में सारे प्रदेशों में और सभी सरकारों ने अपना अपना बजट पेश किया। राजस्थान